गणित खम्मा विद्यार्थियों सभी को राम राम। और सभी ध्यान देंगे बोर्ड पर। अभी जो हम बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में बात कर रहे हैं और इसमें अपन छोटे प्रश्न और इंपोर्टेंट और खास प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, गंध का जो पता लगाते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो गंध का पता लगाया जाता है, यह ध्यान रखना किससे पता लगाया जाता है। तो गंध का पता लगाया जाता है ग्रहण ग्राही पिंडों द्वारा। मैंने आप सबको बताया था, आपको याद भी होगा कि ग्रहण ग्राही जो पिंड होते हैं नासा कपाट में होते हैं और इन ग्रहण ग्राही पिंडों द्वारा अगरबत्ती की गंध का भी पता लगाया जाता है। तो अपन गंध पूछ ले, चाहे आपका एग्जाम ऐसे पूछे कि अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगता है, तो ग्रहण ग्राही पिंडों द्वारा लगता है। ठीक है, आगे बात करें तो जंतु होते हैं, जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय करता है, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है, वो कौन करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र करता है। जंतु है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम कौन करेगा, तो हमारे अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य करेगा वो तंत्रिका तंत्र करेगा। कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की आप सभी को पता है कि मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का अध्ययन विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में किया जाता है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। इधर आपकी बुक खोल रखी है जिसमें कोई मेन चीजें होगी जो बता देंगे आपको। ठीक है, और इधर आपके ऑप्शन वाले प्रश्न भी देख रखे हैं। एक बार पर बात कर लेते हैं, आप भी एक बार सुनेंगे तो आपको चीजें वापस याद आ जाएगी। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, इनको नियंत्रित कौन करता है, तो मैंने बताया था आपको प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है मेरुरज्जु। कौन होता है? मेरुरज्जु। तो ध्यान रखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। कौन करेगा? मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहां बढ़ते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप भी कहां पर बनते हैं, ये ध्यान रखना मेरुरज्जु में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? मेरुरज्जु में। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, प्रश्नों में मिस्टेक मत करना, ये छोटे प्रश्न है। जो गंध का पता लगाते हैं वो गंध का पता ग्रहण ग्राही द्वारा लगाया जाता है, जो नासा कपाट में होता है। जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम कौन करता है, तो ये आपको पता तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके 3 भाग आप सभी को बताया था। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित कौन करेगा, तो मेरुरज्जु करेगा। मेरुरज्जु को अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरुरज्जु में। कहां पर बनते हैं? मेरुरज्जु में। मानव शरीर का मुख्य समन्वय जो केंद्र है वो कौन सा है, तो मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र है वो कौन सा है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थीगण। आगे बात करें तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐसा है, जो मस्तिष्क का ऐसा भाग बताना आप लोगों को, ध्यान रखना, जहां पर सुनने, सूंघने, देखने और भूख के केंद्र पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, सूंघने, देखने, भूख के जो केंद्र पाए जाते हैं ये अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कहां पर? अग्र मस्तिष्क। मुख्य रूप से हम जो देखते हैं और सुनते हैं इसके लिए मध्य मस्तिष्क जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? मध्य मस्तिष्क। मतलब सुनने और देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। लेकिन बात करें अपन यहाँ पर सूंघने और देखने के साथ में यहाँ पर भूख का जो केंद्र होता है ये अग्र मस्तिष्क महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर, है ना। मेडुला ओब्लोगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो मेडुला ओब्लोगेटा मस्तिष्क के ध्यान रखना अनुमस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क बोल सकते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है, जिसको अंग्रेजी में सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, शराब पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क काम नहीं करता, सेरिबेलम काम नहीं करता, इसीलिए ध्यान रखना वो चलता है तो इधर उधर गिरता उठता पड़ता चलता है, क्योंकि उसके अंदर संतुलन नहीं होता। क्योंकि शरीर का संतुलन कौन बनाता है, आपको पता होना चाहिए, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क बनाता है। एक सर्कस का कभी खेल देखा, उसमें एक लड़की है वो रस्सी पे चलती है, तो ध्यान रखना उसका ध्यान रखना संतुलन इतना अच्छा बना रहता है, इसका मतलब उसका सेरिबेलम बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी को कि अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना अनुमस्तिष्क ध्यान रखना किस भाग में पाया जाता है, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी संतुलन क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होगी, तो अभी मैंने बताया कि संतुलन की जो क्रिया होती है वो अनुमस्तिष्क में होती है। अनुमस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं सेरिबेलम। शराब पीने वाला का ध्यान रखना नियंत्रण खो देता है क्योंकि उसका सेरिबेलम काम ही नहीं करता है।
शराब पीने वाले का थैलेमस भी काम नहीं करता, ध्यान रखना, इसीलिए उसको दुख दर्द का या उसकी पिटाई होती है तो पता नहीं चलता उसको कि पिट भी रहा हूं। ठीक, सोचने, तर्क शक्ति, याददाश्त के जो केंद्र होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो ध्यान रखना ये सोचना, तर्क शक्ति और याददाश्त के जो केंद्र होते हैं अग्र मस्तिष्क में होते हैं। सब बातें बढ़ाई हुई है, बस आज की पार्ट में अपना ऑप्शन वाले प्रश्नों से चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो आपको बताया था मैंने, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, और बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथियों से इसको हार्मोन निकलेगा और बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। ठीक है, शरीर की प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यह आप सभी को पता है, पीयूष ग्रंथि को शरीर की क्या कहा जाता है, प्रधान ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की क्या कहा जाता है, प्रधान ग्रंथि कहा जाता है। यहां से ध्यान रखो कि जो हाइपोथैलेमस है ना, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, या आप इसको कह सकते हो हेड मास्टर ग्रंथि। शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि होती है ना, ये शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ध्यान रखना, भूख, प्यास, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, भ्रम, आवश्यकता से अधिक या मनोभावना है ना, व्यक्ति की मनोभावना, ये सब का जो नियंत्रण होता है वो कौन होता है, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन जिम्मेदार होता है, हाइपोथैलेमस। फिर से ध्यान से सुनिए, भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, मनोभावना की अभिव्यक्ति, ये सब ध्यान रखना, इन सब का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस को शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो इसको हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड मास्टर ग्रंथि। क्योंकि ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है ये शरीर की सभी ग्रंथियों का नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसे बच्चों पर नियंत्रण टीचर का होता है, यानी मास्टर का होता है, बच्चों पर नियंत्रण मास्टर का होता है, पर मास्टर पर नियंत्रण किसका होता है, हेडमास्टर का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, यहाँ पर शरीर की सभी जो ग्रंथियां होती है उन पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि का होता है। और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण होता है किसका, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। इसलिए पीयूष ग्रंथि को तो कहते हैं मास्टर ग्रंथि, या शरीर की प्रधान ग्रंथि, या ध्यान रखना मास्टर ग्रंथि कहेंगे। और दूसरी तरफ बात करें अपन इधर, तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसलिए इसको कहा जाता है हेड मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर ऑफ मास्टर। ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। अब यह वृद्धि हार्मोन है ना, इसका नियंत्रण करती है कौन, वृद्धि हार्मोन का नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एक तो निकलता है मोचक हार्मोन, और दूसरा कौन सा निकलता है, निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन तो ये कहता है कि भाई साहब वृद्धि हार्मोन आपका वेलकम है, निकलिए। मोचक हार्मोन कहता है वृद्धि हार्मोन आइए तुम कहां पर गए, ठीक है। अब निरोधी हार्मोन कहता नहीं भाई भैया बहुत हुआ, बस इतना ही पर्याप्त है। तो दोनों में काम ध्यान रखना कि मोचक हार्मोन वृद्धि हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करता है, और निरोधी हार्मोन वृद्धि हार्मोन को रुकने के लिए प्रेरित करता है कि कृपया आप रुकिए। तो यहाँ पर मोचक हार्मोन का काम पूछे तो ये वृद्धि हार्मोन का मतलब रोकने सॉरी निकलने के लिए प्रेरित करेगा, और निरोधी निर्मय दिख रहा, निरोधी ध्यान रखना वो क्या करता है, इस वृद्धि हार्मोन को निकलने से रोकने का काम करता है। वृद्धि हार्मोन निकल किससे रहा है, पीयूष ग्रंथि से। तो यानी कि कहने का मतलब मोचक और निरोधी इसका क्या करते हैं, बैंड बजाते रहते हैं। एक तो कहता है निकल, दूसरा कहता है नहीं निकल। इन दोनों के बैंड बजाने के कारण अपन कहेंगे कि यहाँ हाइपोथैलेमस ग्रंथि ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। आपको याद भी हो सकता है आराम से, ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से याद रखना कि एग्जाम में आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है, मस्तिष्क में होती है। इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान होता है, ये भी ध्यान रखना। ये मगर अगर मस्तिष्क में होती है ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। क्लियर हो गया सभी का। आगे ध्यान दो, शानदार प्रश्न है, नर जनन हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। शानदार प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट भी, ये ध्यान रखना ना। फिर बाद में कहोगे बताया नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकता आपके एग्जाम में कि नर जनन हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये नर जनन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, नर जनन हार्मोन, ठीक है। आगे बात करते हैं मादा जनन हार्मोन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आ सकता है। तो मादा जनन हार्मोन में भाई आपको ध्यान रखना एस्ट्रोजन है। कौन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के साथ एक और चिपका लो जो आपकी क्लास में नहीं लिखा हुआ लेकिन मेरे कहने से चिपका लो,
प्रोजेस्टेरोन, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो मादा जनन हार्मोन है ना वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है भाई जी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, कल के परसों के पेपर में आपके छप सकता है, ठीक है। इधर देखते रहो, ध्यान रखना, घर वालों भी ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अभी अरे आप लोगों का ध्यान नहीं भटकना चाहिए वीडियो देखते टाइम पर, ठीक है। आवाज मत करो, देखो भाई कुछ आवाज कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ना ये किसके लिए जिम्मेदार है भाई? शानदार प्रश्न, मजाक नहीं कर रहा, शानदार प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना बेटा ये आयोडीन के लिए उत्तरदायी तत्व है। मतलब आयोडीन, ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा। कौन सा रोग है? गलगंड या घेंगा। भाई जी एक और शब्द यहां पर आपको ध्यान रखना है, और वो अंग्रेजी शब्द ध्यान रखना है कि गोइटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोइटर। गलगंड बोल दो, चाहे घेंगा बोल दो, चाहे गोइटर रोग बोल दो। बाद में मत कहना गोइटर क्या है, हम तो सुने ही नहीं थे ना, आपको क्लास में भी बताया था, ठीक है। लेकिन आपको मान लो नींद आ रही है उस टाइम पर, तो इधर आंख खोल के कान खोल के सुन लो, दोनों ही खोलनी पड़ते हैं ना। मैंने सोचा आंख ही खोलनी पड़ती है, आंख भी खोल लो, कान भी खोल लो और सुनो। गलगंड या जो घेंगा रोग होता है ना और गोइटर रोग होता है, एक ही बात है, इनमें गला फूल जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। हार्मोन बोले ना तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, और ऐसे पूछ रहे ना कौन से तत्व की कमी से होता है, तो आज सीधा सीधा चपेक देना आयोडीन की कमी से। और आयोडीन से आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो थायरोक्सिन के लिए कौन जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। और आयोडीन की कमी से जो रोग होगा गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग होगा। गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग होगा। ये बात आप लोगों को सबको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया होगा सभी का? अब ध्यान रखो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता किससे है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। भाई ये ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं जनाब? तो ध्यान रखना आउटो ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि थायराइड शब्द इंग्लिश का, भाई थायराइड शब्द इंग्लिश का है। और याद रखो जो थायराइड ग्रंथि है इसको आउटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटो ग्रंथि। सुन लियो। अब ध्यान रखो थायराइड, पैराथायराइड की बात कर लेता हूं, इंपोर्टेंट नहीं है पैराथायराइड पर फिर भी सुन लो। पैराथायराइड से ध्यान रखना पैराथार्मोन निकलता है, और ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि एक दूसरे के अंदर दसी होती है, और दसी रहने के कारण ये अंग्रेजी का एच अक्षर जैसा दिखाई देता है, ठीक है, जिसके बारे में अधिक बात क्लास में हो चुकी थी। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है, देखो आगे लिख दिया, घेंगा या गोइटर या गलगंड होता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब आगे देखो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो जंगली लोगों, आप लोगों को मैंने बताया था कल जो पढ़े थे अग्नाशय ग्रंथि पढ़े थे अपन, उसमें बताया था मैंने आपको क्या कि ध्यान रखना इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह होता है। इसकी इंग्लिश में बोला था मैंने डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज होता है। तो ये डायबिटीज का मतलब ये होता है मधुमेह, ठीक है। रक्त में शर्करा की क्या हो जाए? मात्रा बढ़ जाए। ध्यान रखना कमी नहीं होगी, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी ना तो इंसुलिन कम होगा, लेकिन शर्करा घटेगी नहीं, वहां पर शर्करा बढ़ेगी, और शर्करा बढ़ेगी ना तो ध्यान रखना शर्करा बढ़ने के कारण इंसुलिन घटेगी, और इंसुलिन घटने के कारण मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। शर्करा घट जाती है वहां तो इंसुलिन बढ़ता है, और इंसुलिन जो बढ़ता है उससे रोग होता है हाइपोग्लासीमिया। बताया था मैंने हाइपोग्लासीमिया रोग होता है। अब ध्यान से सुनो, इंसुलिन हार्मोन यानी कि शर्करा जिंदगी में लफड़ा पैदा करती है। कम हो तो लफड़ा, ज्यादा हो तो लफड़ा। शर्करा कम हो गई तो ध्यान रखना इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा हाइपोग्लासीमिया रोग। शर्करा क्या होगी? घटेगी तो शर्करा बढ़ेगी, इंसुलिन घटेगा, इंसुलिन घटेगा तो आपको पता है डायबिटीज हो जाएगा। तो जिंदगी में लफड़े है भाई, तो इसलिए ध्यान रखना इसका ज्यादा हो तो भी लफड़ा, कम होना। तो ये नियंत्रित कौन सी विधि से होता है? यह विधि का प्रश्न एग्जाम ने सीधा सीधा एक बार खालिस्तान में पूछा था, कौन सी विधि से। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, तुम सोच रहे हो मेरे बचपन के अंदर की बात कर रहा हूं, 2 साल पहले आया लगभग। पुनर्भरण विधि, कौन सी विधि? पुनर्भरण विधि। याद रखना इंसुलिन हार्मोन है ना, इसका जो नियंत्रण होता है ना वो कौन सी विधि द्वारा होता है? पुनर्भरण विधि। कौन सी विधि? पुनर्भरण विधि। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रख के जाना है कि पुनर्भरण विधि के द्वारा इंसुलिन का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं, ध्यान रखो इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं।
और ध्यान दो, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेटिंग बेस्ट ने करी। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, गलती से आ जाए तो सुन ही लिया आप लोगों ने, बेटिंग बेस्ट ने की, ठीक है, बेटिंग बेस्ट ने। और एक बात मैंने बताया था कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। कौन सी कोशिकाओं में रे? बीटा कोशिका में भाई, इधर ध्यान दे है ना, बीटा कोशिका में, लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे ध्यान से सुनो, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो पादप हार्मोन यहां पर साइटोकाइनिन है। ये इंसुलिन आदमी का, एस्ट्रोजन लेडीजों का, ध्यान रखना, और थायरोक्सिन अपना आदमियों का है, मतलब लेडीजों चाहे जेंट्स जो कुछ भी हो ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर पादप हार्मोन कौन सा? साइटोकाइनिन। अब यही याद मत रखो, पादप हार्मोन मैंने आपको पूरे बताए, ऑक्सिन है, जिम्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एबिसिकमल है, ये चारों पादप हार्मोन है। क्योंकि प्रश्न चेंज हो जाए, यहां पर लिख दिया उसने ऑक्सिन है, फिर तुम कह रहे हो भाई साहब हमने पढ़ा नहीं, तो मैंने क्लास में पढ़ा दिया। और एक और बात बता देता हूं, पादप हार्मोन 4 है, और चारों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? किसका क्या काम है? कौन तने में सहायक है, कौन से बीज का निर्माण में सहायक है, ठीक है, होगा तो है नहीं, अभी बता रहा हूं, मैं खुद लिख रहा हूं, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, पादप हार्मोन कौन कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एबिसिक अम्ल, ठीक है, ठीक है, साइटोकाइनिन, जिम्बेरेलिन भी ध्यान रखना है। ये चार शब्द ध्यान रख के जाना। मस्तिष्क किसके लिए जरूर उत्तरदायी है? भाई साहब मस्तिष्क से सोचते हैं, सही बात है, धड़कन धड़कती है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाता, बिल्कुल सही है। और टाक दो भाई साहब उपरोक्त सभी, समझ गए ना। आगे सुनो, देखो आगे ध्यान दो भाई, आगे ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो। ये जो मेहनत की जा रही है आपके लिए की जा रही है, आप इधर नहीं देख रहे हो, तो ये सरासर गलत है। इधर ध्यान दो, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय तंत्रिका और खालिस्तान आगे पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय, ध्यान रखना, तंत्रिका और पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है। जो ग्राही होते हैं ना, उनकी हमारी ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। लिखना, बात करना, ताली बजाना, ये सब ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण है। भाई साहब छींक आएगी तो बताओ घंटी बजा के आएगी क्या? नहीं, कि उसने 1 घंटे पहले घंटी बजा के अगले 1 घंटे में मैं आ रही हूं, नहीं ना। तो ध्यान रखना, छींकना क्या है? छींकना अनिच्छिक क्रिया, उल्टी। 2 दिन पहले घंटी बजा दिया कि मैं आ रही हूं, 2 दिन बाद में कहती है क्या? नहीं। लेकिन ताली, देखो मैं ताली बजाता हूं, नहीं बजा रहा, क्योंकि मेरी इच्छा। और ध्यान रखना, जो काम इच्छा से होते हैं ना, वो ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। लिखना, देखो मैं आपके सामने लिखता हूं, नहीं लिखता, बोलो क्या करोगे? मेरी इच्छा, ऐच्छिक क्रिया हो गई ना। बात करना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, बोलो अब क्या करना? बोले ऐच्छिक क्रिया। क्या भाई? ऐच्छिक क्रिया। ताली बजाना, जहां पर आदमी खुद की इच्छा से डिपेंड, मैं भाग रहा हूं, भाई साहब नहीं भाग रहा, मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ऐच्छिक क्रिया। ध्यान रखो, टहलना ऐच्छिक क्रिया। अरे तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार, क्या? जहां पर अपना नियंत्रण हो ना, वहां पर ऐच्छिक क्रिया, समझ गए? जहां पर नियंत्रण नहीं है ना, वहां पर अनैच्छिक क्रिया, समझ गए ना। बोले कि भाई साहब श्वास, श्वसन क्या है? ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? बोले गुरुजी ये तो ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक है तो रोको। बोले गुरुजी ये रोक लिया, कितनी देर रोकोगे? गुरुजी अगले 1 मिनट 2 मिनट है, फिर थोड़ी देर बाद में कहोगे बारंबारी होती, तो यानी कि नहीं डांट सकते ना, अनैच्छिक क्रिया, टाक दो अनैच्छिक क्रिया, समझ गए ना। अब यहां ध्यान दो, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ध्यान रखना किससे मिलकर बना है? तो याद रखो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बना है? परिधीय तंत्रिका तंत्र बना है। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बना हुआ भाई? परिधीय तंत्रिका तंत्र बना है। आगे सुनो, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो उनकी आकृति एवं व्यवस्था क्या कर देती है? बदल देती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है। आगे ध्यान से सुनो, नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। किसके कारण होती है? वृद्धि के। पादपों में जो हार्मोन है ना, वो विसरण विधि द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। कौन सी विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। आगे ध्यान दो, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र, ध्यान रखना, विद्युत आवेग में
को प्रयुक्त करता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग पैदा करता है, विद्युत सिग्नल पैदा करता है। विद्युत आवेग बोल दो चाहे सिग्नल बोल दो, एक ही बात है, क्रॉस मत करना, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये तो ऑप्शन वाले प्रश्न हो गए और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए, जो खास और बात कर लेंगे अपन। हालांकि पार्ट में जो थ्योरी पढ़ाई है एक बार वो पढ़ लेना, टेंशन ना करो, बल्ले बल्ले, है ना। अब ध्यान दो इधर देखो, संवेदी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती है? तो ये ध्यान रखना, दुर्माशय यानी दुर्मिका। याद रखो, जो न्यूरॉन होती है ना, इसमें जो सूचना होती है ना भाई, पहली बात मैं बताता हूं, न्यूरॉन 3 प्रकार की होती है। न्यूरॉन कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। एक तो संवेदी न्यूरॉन, एक तो संवेदी, और दूसरी प्रेरक, और तीसरी कौन सी? मिश्रित। कौन सी भाई? मिश्रित। अब याद रखो, जो संवेदी तंत्रिका तंत्र है ना, ये जो संवेदी तंत्रिका तंत्र है, ये ध्यान रखना, सूचना को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। याद रखना, सूचना को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और ये जो प्रेरक है ना, ये सूचना को ध्यान रखना मस्तिष्क से कहां पहुंचाता है? अंगों तक पहुंचाता है। और मिश्रित क्या करता है? सूचना को अंगों तक भी पहुंचाता है, अंगों से मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से सूचना को अंगों तक पहुंचाता है। फिर से सुन लो, संवेदी न्यूरॉन अंगों से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, प्रेरक न्यूरॉन ध्यान रखना मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाती है, मिश्रित अंगों से मस्तिष्क और मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाती है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये कि संवेदी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती है? तो मैं बताऊं, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन से मस्तिष्क के अंदर 100 बिलियंस होती है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स काम करती है वो भगवान कहलाता है, ठीक है। और अपन भगवान है नहीं, ठीक है, अपन अपना इंपोर्टेंट दे रहा है, ठीक है। आपको पता धरती पर भगवान कोई भी नहीं है, सब है ना, अपना बेस्ट देते हैं सब, ठीक है। ये तो है नहीं कि जो बोले सेम टू कुछ मिल जाए, बस ये जरूर है कि पूरा पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ाया, इंपोर्टेंट पढ़ाया, लगभग मिल जाएगा। कड़ाई मत करो ये बात की, तुम तो देखते रहो, है ना। अब ध्यान से सुनो, अपने अंदर सारी 10-15 बिलियन न्यूरॉन्स काम करती है, समझ रहे हो। तो जिसकी जितनी ज्यादा एक्टिव है दिमाग उतना ही ज्यादा उसमें, ठीक है। अब यहाँ काम की बात पे आ जाओ, मैं आप लोगों को बता देता हूं, तंत्रिका कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। पहले ध्यान से सुनो, डेंड्रोइड, ठीक है, साइटोन, एक्सोन। डेंड्रोइड, साइटोन, एक्सोन। हिंदी में सुनो, धुर्मिका कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। धुर्मिका सूचना को प्राप्त करती है, सुन लो ध्यान से कान खोल के, धुर्मिका सूचना को प्राप्त करती है। फिर ध्यान रखना, दूसरा क्या? कोशिका काय। कोशिका काय क्या करती है? सूचना में आवेग या सिग्नल पैदा करती है। ध्यान रखना, मतलब सूचना को आवेग के रूप में भेजती है, इसे समझो। तंत्रिकाक्ष क्या करती है? सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका के धुर्मिका सिरे पर पहुंचाती है, ठीक है। लिखा हुआ पढ़ लो उसमें से, जिसके पास नहीं लिखा हुआ रेस्ट करो, ठीक है। अगली बार फिर से आ जाना, ठीक है। बधाई हो आप लोगों को एडवांस में। आगे ध्यान दो, तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो न्यूरॉन्स का बना होता है। तंत्रिका कोशिका मैंने बताया आपको। पर्यावरण में अचानक कोई घटना की अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। भाई साहब, आपने गर्म चीज के हाथ लगाया, तुरंत हाथ पीछे करो, भगवान चढ़े हो तेरे, है ना। तो वहां पर ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अचानक कोई भी क्रिया होती है ना, ध्यान रखना क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। और जिसकी वजह से आपने क्रिया करी है ना, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसकी वजह से आपने प्रतिवर्ती क्रिया की ना, वो उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपक। जैसे मैंने, अरे यार कटा टूट गया, तुरंत पैर ऊपर उठाया ना, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और जिसकी वजह से मैंने पैर उठाया ना, उस कांटे की वजह से, वो कांटा उद्दीपक कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना आपके? ध्यान रखना इस बात का। आगे ध्यान दो, और जब ये सूचना कौन पहुंचाएगा? फटाफट मस्तिष्क के पास में मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को मानव का द्वितीय मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क को मानव का सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू। मानव मस्तिष्क का दूसरा मस्तिष्क किसको कहा जाएगा? मेरुरज्जु कहा जाएगा। ध्यान रखना, आदमी के अंदर मेरुरज्जु नहीं होता ना, तो आदमी के कांटा टूटता है, तो ये कहता है भाई साहब क्या हुआ, दर्द सा हो रहा है, फिर वो देखता, अरे यार दर्द हो रहा है, कांटा टूट गया, निकालना पड़ेगा शायद इसको। आदमी सोचता, देखो मस्तिष्क सोच विचार के करता है, कोई भी काम करेगा। और मेरुरज्जु बिना सोचे समझे करता है सब कुछ। तुरंत बस शरीर को पीड़ा हुई, कांटा टूट गया, तुरंत कह रहा है क्या हो रहा है, जिंदगी में फिर देखना पड़ता है कांटा टूट गया। और आदमी की मेरुरज्जु नहीं हो तो क्या सोचोगे आप लोग? आ रही बात समझ में? वो ध्यान रखो। आगे ध्यान दो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है, ध्यान रखना, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अंग्रेजी में कहें तो। हिंदी में ध्यान रखो, आप लोगों को दिख ही रहा है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है, कपाल तंत्रिका कहलाती है। और मैंने कहा था कपाल तंत्रिका कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। और याद रखो मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी होती है, कितनी होती है, 31 जोड़ी। 31 जोड़ी मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, मेरु तंत्रिका कहलाती है, जिनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। आगे बात करें कशेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी किस तंत्रिका उत्तक की सुरक्षा करता है, तो याद रखना रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुदंड, रीढ़ की हड्डी बोल दो चाहे कशेरुदंड, ये ध्यान रखना किसकी रक्षा करता है, मेरुरज्जु की। किसकी रक्षा करता है, मेरुरज्जु की रक्षा करता है। अब ध्यान से समझो, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है, तो ये रसायनानुवर्तन है। कौन सी गति है, रसायनानुवर्तन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न पे, नेक्स्ट पे। समय को ध्यान रखते हुए ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, फिलहाल यहाँ भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, आपसे निवेदन है आप यहाँ ध्यान दो। पादपों की जो जड़ों की जो गति होती है ना, किस गति का उदाहरण है, तो याद रखो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। देखो मेरी बात सुनो, पादप की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है, ध्यान रखना। पादप की जो जड़ होती है ना, ये पादपों की जो जड़ होती है ना, ये जड़ ध्यान रखना नीचे भी जाती है, आपको पता है तो, ठीक है, देखा होगा आपने। और यहाँ पर पादप भी गति कर रहा है। अब यहाँ पर ये बताया जड़ों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो देखो पादप यदि नीचे जा रहा की जड़ नीचे जा रही है तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऊपर आ रही है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर निकल के आ रही है ऊपर तो ऋणात्मक बोलते हैं उसको, क्योंकि जड़ों को नीचे जाना धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऊपर आती है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अच्छे से ध्यान दो। छुई मुई पादप को बोलते हैं ध्यान, मिमोसा पुडिका, छुई मुई के पादप का दूसरा नाम है मिमोसा पुडिका। की पत्तियों में कौन सी गति होती है, तो ध्यान रखना ये कंपानुकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, कंपानुकुंचन गति। आगे ध्यान दो, पादप के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है, तो याद रखो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। पादप की तने की गति, तना नीचे जा रहा है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि पादप को जाना ऊपर है, ऊपर जा रहा है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऐसे याद रखो। देखो मेरी बात सुनो, रटने की जरूरत नहीं है, जड़ को नीचे जाना है और नीचे ही जा रही है तो धनात्मक है, और नीचे जाती है तो गुरुत्वाकर्षण, ऐसे समझो, ऊपर जा रही तो प्रकाशानुवर्तन आएगा। तो अब देखो जड़ को जाना नीचे है ना, तो जड़ नीचे ही जाएगी, गुरुत्वानुवर्तन हो गया तो ये धनात्मक हो गया। लेकिन जड़ ऊपर आ रही तो ऋणात्मक हो गया, जा कहां रही, प्रकाशानुवर्तन, ऐसे याद रखो। दूसरी बात, पादप का तना ऊपर जाना चाहिए ना, तो ऊपर जा रहा है तो कहां जा रहा है, प्रकाश की ओर जा रहा है, प्रकाश की ओर जा रहा है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और यदि नीचे जा रही तो कहां जा रहा है, गुरुत्वानुवर्तन, और तने को नीचे नहीं जाना है तो इसलिए नहीं जाना चाहिए, तो जा रहा, गलती कर रहा, ऋणात्मक हो गया वो। आगे ध्यान दो, मटर के प्रतान की गति, प्रतान बोलते हैं बेल को, है ना, बेल को। मटर के प्रतान की गति किस गति का उदाहरण है, तो ये स्पर्शानुवर्तन गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, स्पर्शानुवर्तन गति का। पादपों में रासायनिक समन्वय किस पदार्थ द्वारा होता है, तो ये हार्मोन के द्वारा होता है। फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता ज्यादा होती है, तो याद रखना साइटोकाइनिन। क्या याद रखना है, साइटोकाइनिन। तने की प्रवसंधियों की लंबाई में वृद्धि है तो कौन सा पादप हार्मोन, तने की लंबाई के लिए जिम्मेदार पादप हार्मोन कौन सा है, तो जिम्बेरेलिन। क्या याद रखना है, जिम्बेरेलिन। याद रखो पादप के प्रहो के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन कौन सा है, ध्यान रखना। पादप में वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेदार हार्मोन है, तो ऑक्सिन हार्मोन। पादप वृद्धि संबंध हार्मोन का नाम लिखिए, एबीसी कमल। कौन सा अमल, यहां पर ध्यान रखना अग्रभाग, पादप की शाखाओं में जो ध्यान रखना वृद्धि होती है ना, अग्रभाग ऊपर के भागों में वृद्धि होती है, उसके लिए ऑक्सिन जिम्मेदार है। पादप हार्मोन ध्यान रखना, पादप की वृद्धि के सदमन के लिए हार्मोन एबीसी कमल जरूरी है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण। आगे बात करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप सब। आगे बात करते हैं, देखिए पत्तियों का मुरझाना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा, साइटोकाइनिन। कौन सा है, साइटोकाइनिन। पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव है, तो एबीसी कमल का। किसका है, एबीसी अम्ल का। पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव है, तो एबीसी अम्ल का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। ये अपन देंगे तो पढ़ी लिए, और ये और देख लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे। हड्डीवक्र ग्रंथि को ध्यान रखना, अंग्रेजी में कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना, उसको एड्रिनलिन हार्मोन कहा जाता है, यानी 3F हार्मोन भी कह सकते हो इसको, या लड़ो या उडो हार्मोन भी कह सकते हो इसको,
या फिर ध्यान रखना करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इसको संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को एड्रिनलिन हार्मोन होता है, जो संकटकालीन हार्मोन या 3F हार्मोन, फ्यूज, फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो। ठीक है, और ध्यान रखना संकट आ गई में भी क्यों। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी को बता देता हूं, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्राव के लिए प्रेरित कौन करता है, तो मैंने बताया था मोचक हार्मोन। कौन करता है, मोचक हार्मोन। ठीक है, और इसको रोकने का काम कौन करता है, निरोधी हार्मोन। ये भी बात आपको मैंने बता दी। ठीक है, एडवांस से बताता जा रहा हूं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि। रुधिर में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। बहिस्त्रावी कौन सी है सबसे बड़ी, तो यकृत है, मैंने बताया था आपको, जिसको लीवर बोलते हैं, जिसको उर्दू में जिगर कहते हैं, लीवर को उर्दू में जिगर कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि का एकमात्र उदाहरण वो आपको पता, अग्नाशय। कौन सा है, अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय से हार्मोन भी निकलता है। एंजाइम कौन सा निकलता है, लेट, लाइपेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, अभी मैंने बताया था स्रावित हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण किस विधि से होता है, तो पुनर्भरण विधि से। कौन सी विधि से, पुनर्भरण विधि से। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखो, आग की लो से हाथ को पीछे खींचना, कांटे से पैर तुरंत ऊपर उठाना। ठीक है, या दूध में हाथ, गर्म चीज के हाथ लगते ही तुरंत हाथ को पीछे खींचना। ठीक है, या फिर अपन हाँ यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब थोड़े बड़े प्रश्नों पे ध्यान दे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोटे प्रश्न आप लोगों के लगभग भी है, अब यहाँ पर बड़े प्रश्न भी देख लेते हैं। इधर ध्यान देंगे, पादपों के हार्मोन, इधर देखो, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, तो पादपों में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। ऑक्सिन हार्मोन पादप के शीर्ष में वृद्धि करता है, ये लाइन याद रखना है। ऑक्सिन हार्मोन पादप शीर्ष में वृद्धि करता है। जिम्बेरेलिन हार्मोन तने की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजित में क्या करता है, प्रेरित करता है। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, आगे ध्यान दो। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था अचानक होने वाली अनुक्रिया जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न हो, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने तथा इनके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। कहां पर बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। अब ध्यान दो, न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया न्यूरॉन के कितने भाग हैं मुख्य रूप से। ठीक है, न्यूरॉन का कार्य क्या, ये और मेन बातें अपन कर लेते हैं। ध्यान दो, बस पाठ होने वाला ये पूरा कंप्लीट, इसमें पूरी बातें आ गई आप लोगों की। ठीक है, कुछ बातें आपको ऑफलाइन में कर ली। ठीक है, न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम। ठीक है, कोशिका का, धुर्मिका, एक्सोन। ठीक है, ये एक्सोन है भाई, है ना, ये मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सोन है ना, एक्सोन बोल सकते हैं, एक्सोन। ठीक है, आगे ध्यान दो, एक्सोन सही है क्योंकि इसकी मीनिंग यही होगी ना, एक्सोन। आगे ध्यान दो, कोशिका काय, धुर्मिका एवं एक्सोन। न्यूरॉन के विभिन्न भाग कौन से, कोशिका काय, धुर्मिका और एक्सोन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है, ये काम है इसका। ये कार्य विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है, याद रखना ये। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। स्पर्शानुवर्तन गति और प्रकाशानुवर्तन गति को परिभाषित करो, बहुत सीधी परिभाषा है। देखो, स्पर्शानुवर्तन ये गति स्पर्श से संपर्क के कारण प्रेरित होती है, जैसे मटर का प्रतान। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन गति में क्या होता है, देखो, प्रकाश के प्रभाव से पादप के भाग गति करते हैं, तथा प्रकाश की ओर धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, जड़े प्रकाश से दूर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करती है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया दिया, अनैच्छिक क्रिया तो तुमको पता, वैसे बता भी रखी है, उसमें भी देख लेना एक बार अंतर, है ना। ध्यान देंगे सब, बड़े अच्छे से ध्यान देंगे। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर क्या है। अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रिया में थोड़ा टाइम लगता है और प्रतिवर्ती क्रिया अचानक ही होती है। अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण हृदय, धड़कन, श्वसन, पाचन, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे पाचन होने में, भोजन का पाचन में टाइम लगता है। हार्ट धड़कता है तो टाइम लगता है, आपको पता है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने बार धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो धड़कन में टाइम लग रहा है, तो कहने का मतलब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 0.8 सेकंड के अंदर एक लब और डब की आवाज उत्पन्न होती है। 0.8, जैसे में लब में 0. कपाट खुलता है तो 0.5 सेकंड और बंद होता है 0.3, टोटल टाइम कितना लगता है 0.8 सेकंड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, यहाँ समय नहीं लगता है। ठीक है, जैसे छींक रहे हैं, छींक घंटी बजा नहीं है, टाइम नहीं लगता।
मुंह में लार आ गई, गोलगप्पे देखते हैं। अभी देखो मुंह पे, इस पे मत पटक देना मोबाइल पे मूर्खों। इधर ध्यान दो, बात आते ही आपके दिमाग में आगे बात। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य, कमी से होने वाले रोग, सब बातें कर ली अपने। हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, कार्य शरीर के सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, रोग इससे बोनापन। वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आदमी बोना रह जाता है। आदमी क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। अब आगे देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? आपके लिए मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा दिख रहा हूँ ना, मतलब क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, और ना जो वीडियो शूटिंग हो रही है रात के टाइम पर हो रही है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? इनसे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी दो, रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान दो इधर, आप थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम आपने को बताया। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है? उसके कार्य ये बताओ। कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का उपापचय का नियंत्रण करना। रोग बताओ, घेंगा या गोइटर या गलगंड। एक शब्द और ध्यान रखना, कोई दो ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन लिखो। वर्षण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। आगे बात करते हैं, ध्यान से समझो, आगे ध्यान दीजिएगा। संकटकालीन जो परिस्थिति होती है, क्या कह रहा हूं मैं? संकटकालीन जो परिस्थिति होती है ना, वहां पर बात करें तो संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रेनलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है? तो याद रखना आपको, संकटकालीन स्थितियों के अंदर जो एड्रेनलिन होता है ना, ये ध्यान रखना, हृदयवक्र ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन किससे निकलता है? हृदयवक्र ग्रंथि से। हृदयवक्र ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है? इससे स्रावित यह हार्मोन हृदय सहित लक्ष्य अंगों पर विशिष्ट कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। भाई साहब अचानक ट्रक आपके आगे आ जाए तो बताओ धड़कन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। धड़कन का बढ़ना टेकिकोर्डियल कहलाता है, धड़कन का कम होना ब्रेडिकोर्डियल कहलाता है। और ध्यान रखो, अचानक ट्रक आ गया ना, इसलिए ध्यान रखना आपकी धड़कनें बढ़ गई, ठीक है? तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, उस टाइम पर निकलेगा आपातकालीन हार्मोन, क्योंकि ऐसी स्थिति आपातकालीन स्थिति होती है ताकि पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। कंकाली पेशियों, डायफ्राम एवं पसलियों के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रिया जंतु को विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करती है। अब आगे ध्यान दो भाई साहब, बड़े ध्यान से आगे बात करते हैं अपन, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। और आगे ध्यान देना, यदि ग्राही उचित कार्य नहीं करे, यदि ग्राही उचित कार्य नहीं करे तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? ग्राही ज्ञानेंद्रियों की विशेष कोशिकाएं होती है जो वातावरण में तंत्रिका तंत्र के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो ध्यान रखना, मस्तिष्क एवं मेरुज्जु तक सूचनाएं नहीं पहुंच सकेगी और आदमी को क्या हो जाएगा? आपको पता है, कार्य संपादित नहीं हो कर पाएगा। वो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं नाम बताओ? 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। न्यूरॉन का चित्र इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये मैं बताने वाला भी था कि न्यूरॉन का चित्र इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ये केंद्रक है, ये दुर्मिका है, ये कोशिका काई है, ये एक्सोन है, ध्यान रखना, तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ठीक है? ध्यान दो, न्यूरॉन्स का चित्र हो गया, केंद्रक हो गया, ये भाग ध्यान रखना। दुर्मिका सूचना को प्राप्त करता है, यहाँ पर कोशिका काई सूचना को आवृत्त रूप में भेज रहा है। एक्सोन क्या करेगा? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्यान रखना दुर्मिका सिरा पर पहुंचाएगा। जैसे ये सूचना एक्सोन से होती हुई जा रही है, दूसरी तंत्रिका कोशिका आगे दिख रही है आपको, ध्यान रखना, इसकी दुर्मिका तक पहुंचाएगा, ठीक है? तो सूचना को एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका सिरे पर पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? तो ध्यान रखो, अधिकांश जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि उनका मस्तिष्क सोचने में तेज नहीं होता, या जटिल न्यूरॉन्स जाल बहुत कम होता है, या फिर अनुपस्थित होता है। तो जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है, इसका कारण ध्यान रखना आपको, क्योंकि उनका मस्तिष्क सोचने में तेज नहीं होता है, जटिल न्यूरॉन्स जाल बहुत कम होता है, या फिर अनुपस्थित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देख के जाना इसके लिए ना। आगे ध्यान दो, अब अपन बात करते हैं, देखो इधर बुक देख लेते एक बार। ये आपकी बुक है, इधर ध्यान दो, नियंत्रण एवं समन्वय ना। अब इस बुक में से आपको लगभग मेन छोटे छोटे प्रश्न सब आ गए। जंतुओं का तंत्रिका तंत्र, इसमें चित्र ध्यान रखना एक तो आपको, ठीक है? पूछा हुआ एक बार भाई साहब, ये चित्र भी आया हुआ तो देख जाना इसको, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे बात करें तो देखो इधर ये प्रतिवर्ती चाप का चित्र भी आप एक बार देख लेना, आइडिया में कौन कौन से नाम जरूर देख लेना इसके, है ना? ब्रेन का चित्र भी देख लेना,
ठीक है, हालांकि इतने इंपोर्टेंट नहीं है, आ भी जाए नहीं भी आए कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा खास नहीं, चिंता मत करो ना, पर फिर भी देखना ना गलत मतलब आता है तो बना के जरूर आना, क्योंकि टॉप नंबर जब आते हैं ना। ये देखो ये प्रश्न मैंने आपको बताया है, ये प्रश्न जरूर ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है, अंतर बुक में दे रखा है, आपको लिखा है ना मैंने आपको, वो नोट्स पढ़ लेना एक बार है ना, क्योंकि इससे ये भी हो जाएगा, तो क्योंकि कुछ बाकी नहीं रहे। दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो मध्य अंतर्ग्रथन होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान रखना, आप सभी को पता है उसमें क्या होता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य अंतर्गत में सिनेप्टिक दरार के अंदर ध्यान रखना जो रसायन पदार्थ होते हैं, ठीक है। पहली बात तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन से याद आएगा, मेरे को भी कंफर्म याद नहीं आ रहा, जल्दी से बता देता हूं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के जो खाली स्थान होता है, एक मिनट लास्ट में दे रखा, चलो देख लेंगे अभी ना, याद नहीं आ रहा, ऑप्शन से याद आ जाएगा। इधर ध्यान दो, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करेगा, तो आपको पता ही है अग्र मस्तिष्क। अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगेगा, घ्राण ग्राही पिंडों द्वारा, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका, थोड़ा याद करके जाना, ठीक है। आगे ध्यान दो, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, अब याद आ जाएगा, देखो ऊपर देख लेते हैं, इनमें लिखा हुआ है इसके बारे में, पर फिर भी ध्यान रखना, पर आपको पता मुझे पता ही है ना, क्योंकि प्रश्न बहुत सीधा प्रश्न है, और सीधा इसलिए याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है। ध्यान दो, ये हो गया, ये बता दिया आप लोगों को, पादप हार्मोन, जिब्बेरेलिन, ऑक्सिन, तने की वृद्धि में सहायक है, ये देखो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना, हालांकि वहां बता दिया मैंने, देखो पादप हार्मोनों का दूसरा उदाहरण जिब्बेरेलिन, जो ऑक्सिन की तरह तने में वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए उन क्षेत्रों में कोशिका विभाजन होता है, ये वाला याद करके जाना, ठीक है। जंतुओं में अब इसके अलावा देखो पादप हार्मोन क्या है, ये सब बातें हो गई अपनी, एड्रेनालिन पर बात हो गई। इसके अलावा ये दोनों चित्र भी एग्जाम में आपसे पहले पूछे हुए, बट यहाँ नहीं पूछेगा, बस इनसे निकलने वाले हार्मोन लिखा रखे, मैंने एक सारणी बनवाई, आपसे ध्यान हो तो उसे पूरे याद कर जाना, मैन मैन, ठीक है। और अब बीच में मैन बात भी कर ली, ठीक है, ध्यान दो। आगे देखो ये वाले जरूर पढ़ जाना, एक बार ये सारणी जरूर पढ़ जाना पूरा, इनके कार्य और ये जरूर पढ़ जाना, ठीक है। आगे ध्यान दो, देखो ये दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सिनेप्स, ये याद नहीं आ रहा था मुझे, माइंड में नहीं आया। दो तंत्रिका कोशिका, ये प्रश्न आ सकता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। ये बात हो गई, ये हो ही गया, आपको पता ही है, ठीक है। प्रश्न उत्तर एक बार देख लेना। तो जय हिंद जय भारत, इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके पाठगत प्रश्न एक बार और पढ़ लेना, कहीं से भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट डाल देना, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप प्रश्न लिखी, कोई प्रश्न का उत्तर में आपको नहीं मिले तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। घड़ी गम्मा सभी को, राम राम सा सभी को, और सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जीव जन्म कैसे करते हैं, इस चैप्टर के बारे में ज्यादातर बच्चों ने कहा था कि सर एक बार इसको रिवाइज करवा देना, ध्यान दीजिएगा। पहले अपन ऑप्शन वाले प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद में छोटे प्रश्न, फिर उसके बाद में अपन बुक की तरफ भी रवाना होंगे, जिस तरीके से पिछले वीडियो में अपन ने देखा है, ठीक है। ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे सभी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब अलैंगिक जनन ध्यान रखना मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ध्यान रखना ये इष्ट में होता है, किस में होता है, इष्ट में होता है, मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है। और इष्ट के साथ में याद रख लेना हाइड्रा में भी होता है ना, मुकुलन विधि हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। आगे ध्यान दो, आगे बात करें तो निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो देखो मादा जनन तंत्र का भाग आपको पता है, अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये शुक्रवाहिका का नर जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है, नर जनन तंत्र का भाग है। अब इसमें ये इस प्रश्न पे आपको ये ध्यान रखना है, मादा जनन तंत्र के तो कौन कौन से भाग है और नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग है, ये ध्यान रखो अलग अलग, ठीक है। मतलब यहां से इस प्रश्न के नहीं भाग ध्यान को कुछ भी दे सकता है एग्जाम। बहुकोशिकीय जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें सामान्यतः जनन की सरल विधि कौन सी होती है। अब जनन की सबसे सरल विधि होती है खंडन विधि। कौन सी विधि, खंडन विधि। जैसे आपको पता अमीबा है, एक कोशिकीय जीव, इनमें खंडन विधि यानी द्विखंडन विधि से ही तो ध्यान रखना जनन होता है। तो अलैंगिक विधि द्वारा ही जनन होता है, खंडन विधि द्वारा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा शैवाल में जनन किस विधि से होता है, तो खंडन द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, खंडन द्वारा। ध्यान रखो कायिक प्रवर्धन की तकनीक है, तो याद रखना कायिक परिवर्धन की तकनीक होती है प्रतन, रोपण, कलम, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी याद रखना है। पत्ती द्वारा जनन होता है किसमें,
ब्रायोफिल्म की पत्ती, ध्यान रखना चित्र में देखी होगी ना कि ब्रायोफिल्म की पत्ती जहां गिर जाती है ना उस जगह उतने ही पौधे तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, उसके चारों तरफ पौधे नए बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ऑप्शन वाले। ठीक है, इधर देखो परागकोश में क्या होते हैं, तो ध्यान रखो परागकोश होता है ना, इस परागकोश के अंदर बात करें तो याद रखना है आप लोगों को, परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में होंगे क्या? परागकण होंगे। ठीक है, पादपों में फल का निर्माण कहाँ होता है? तो सबको पता है पादपों में फल का निर्माण अंडाशय में होता है। कहां पर होता है? अंडाशय में होता है। पादपों में बीज कहां बनता है? तो पादपों में बीज बनता है, सॉरी बीजांड से। कहां से बनता है? बीजांड से। पादपों में बीज कहां से बनता है? बीजांड से बनता है। मानव में जो निषेचन होता है ना वो कौन सी जगह होता है? मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका। याद रखना, फैलोपियन नलिका। ठीक है, नसबंदी में फैलोपियन नलिका को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दो, ब्रेड पर धागे नुमा संरचना ये किस कवक का जाल है? ब्रेड पर अपन बात करें, भाई इसमें एक ही पेज डला है गलती से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई ना। देखो ध्यान से बात करें तो ध्यान रखना, ब्रेड पर धागे नुमा संरचनाएं किस कवक का जाल है? तो ये राइजोपस का। किसका? राइजोपस का। आवर्त बीजी के जननांग पौधे किस भाग में होते हैं? तो ये पुष्प में होते हैं। आवर्त बीजी के जो जननांग होते हैं ना ये पौधे के किस भाग में होते हैं? तो ये पुष्प में होते हैं। किस में होते हैं? पुष्प में होते हैं। जनन कोशिका युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? तो याद रखना अर्धसूत्री विभाजन होता है। सीधे सीधे याद कर जाओ, जनन कोशिका युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। जैसे गन्ने की फसल में ज्यादा विभिन्नता नहीं होती क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन हमारे अंदर मनुष्य प्रजाति, मनुष्य के अंदर विभिन्नता क्यों पाई जाती है? कोई गोरा, कोई काला, कोई का मोटा थोबड़ा, कोई का कैसा, अलग अलग। आप देखो वेस्ट इंडीज को देखो, वेस्ट इंडीज को आप देखोगे आप अलग ही दिखेंगे। इधर गोरे लोगों को देखो, क्या कारण है? लैंगिक जनन इसका प्रमुख कारण है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अमीबा में जो जनन होता है ना वो कौन सी विधि से होता है? विखंडन। विखंडन या द्विखंडन लिख देना। कालाजार का जो रोग कारक होता है उसका नाम बताना है, लेशमानिया। क्या नाम है बेटा? लेशमानिया। कालाजार का जो ध्यान रखना रोग कारक होता है वो कौन होता है? लेशमानिया। कौन होता है? लेशमानिया। और लेशमानिया में जो जनन की विधि होती है ना वो द्विखंडन होती है। कौन सी होती है? द्विखंडन होती है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम में जनन की कौन सी विधि होती है? बहुखंडन होती है। क्या होती है? बहुखंडन। अब आगे बात करें, केलस किसे कहते हैं? उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर छोटा समूह बनाती है, उसे क्या कहते हैं? केलस। उत्तक संवर्धन होता है तो उसमें कोशिकाएं विभाजित होकर जो छोटा समूह बनाएगी उसे क्या कहते हैं? केलस। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ, अमीबा और पैरामीशियम। आगे बात करें, भ्रूण किसे कहते हैं? निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बनाता है। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बनाता है, उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण का रोपण कहां होता है? गर्भाशय में होता है। कहां पर होता है? गर्भाशय में। आगे ध्यान देंगे, कायिक प्रवर्धन में पादप के कौन से भाग का उपयोग होता है? कायिक प्रवर्धन में पौधे के जड़ है, तना है, पत्तियों का प्रयोग होता है। उत्तक संवर्धन तकनीक का एक उपयोग बताना है तो सजावटी पौधों के संवर्धन में। किसमें? सजावटी पौधों के संवर्धन में। पुष्प के नर मादा जनन भाग के नाम बताओ। तो पुष्प में नर जनन भाग तो पुंकेसर है। पुष्प में जो नर जनन भाग है वो तो पुंकेसर है और मादा जनन भाग है वो स्त्री केसर है। ध्यान रखना, क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर के भाग बताओ कौन कौन से? अंडाशय है, वृत्तिका है, वृत्तिकाग्र है। सीधे सीधे याद करने बेटा आपको हर कंडीशन में ना। आगे ध्यान दो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य बताओ।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंपोर्टेंट भी है, नरजनन हार्मोन है, और ये शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण नर में यौनावस्था में लक्षणों का क्या करता है बेटा, नियंत्रण करता है। ठीक है, अब थोड़े बड़े प्रश्नों पे आ जाते हैं। द्विखंडन किसे कहते हैं, द्विखंडन किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे द्विखंडन के बारे में कि ऐसा ध्यान रखना, ऐसा जनन जिसमें जीव निर्धारित तल से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। अमीबा और लेशमानिया में द्विखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विखंडन। ठीक है, प्लेनेरिया में आपको बताया पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। अब पुनरुद्भवन क्या होता है, देखो सरल प्राणियों को यदि कोई कहीं टुकड़ों में काट दिया जाए, सरल प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है और यह पुनरुद्भवन कहलाता है। यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। याद रखो पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या है, प्लेनेरिया, और इसकी परिभाषा भी ध्यान रखना है। एक बार अपन बुक की तरफ सफर करते हैं ना, ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान देंगे। बुक में आप लोगों को मेन चीजें, डीएनए का पूरा नाम हो गया, ठीक है, मैं चीजें बता देता हूं आपको। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना है आपको, ये अमीबा में देखो ये विखंडन, द्विखंडन है ना, अमीबा में जो खंडन विधि है द्विखंडन है, इसका चित्र आपको आना चाहिए। अमीबा में जो द्विखंडन होता है वो कैसे होता है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेशमानिया में द्विखंडन, ये चित्र भी थोड़ा ध्यान रखना, ये चित्र ध्यान दे देना एक बार आप अच्छे से, क्योंकि कोई सा पूछ सकता है, ज्यादा कठिन भी नहीं, आप सभी को भी दिख रहे हैं ना। आगे ध्यान दो, आगे बात करें तो ध्यान दो, ये जो पुनरुद्भवन है इसमें ये चित्र वेरी इंपोर्टेंट है, प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया का जो चित्र है ना वेरी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, मेरे हिसाब से पूछ सकता है ना प्लेनेरिया का ये वाला चित्र। ठीक है, इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, जहां तक मेरे हिसाब से ये प्रश्न आएगा और ये वेरी इंपोर्टेंट है, कठिन भी नहीं है बेटा, आप आराम से बना सको, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, तो वो भी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। सरल प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है और यही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। ठीक है, सिर परेशान हो गया बोलते बोलते, है ना। ध्यान दो, इधर आगे ध्यान दो। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना, परिवर्धन क्या है, कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उत्तक बढ़ते हैं और यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से क्रम से होता है, जिसे क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिका उत्तक बढ़ते हैं, यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से और क्रम से होता है, जिसको परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें मुकुलन, देखो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी, ये भी चित्र इंपोर्टेंट है ना, ये भी चित्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिछले चैप्टर से मैंने कहा तंत्रिका तंत्र इंपोर्टेंट है, यहां से इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस चित्र पे भी ध्यान रखना है आप लोगों को, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, बात करें हाइड्रा में मुकुलन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर मुकुलन देखो, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं और हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है, ये नया जीव बन जाता है ना। देखो यहाँ धीरे धीरे उभार आया, धीरे धीरे मुकुल होने लगा और इस तरीके से एक नया जीव बन गया। आगे वाले चित्र में ये अलग हो जाएगा, नया जीव बन जाएगा, यही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मुकुलन कहलाता है। आगे ध्यान दो, कायिक परिवर्तन देखो, ये ध्यान रखना, ये गुलाब होता है, गन्ना होता है, जिनके बीज नहीं होते ना, शॉर्ट में याद रखो, जिनको लगाया जाता है ना और वो लग जाते हैं, उनकी डाली लग जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, कायिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जो पादप ऐसे होते हैं ना जिनकी डाली वगैरह लग जाती है, वो कायिक परिवर्तन होता है। ब्रायोफिलम का ध्यान रखना, ब्रायोफिलम की पत्ती के अंदर कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, कायिक जनन का उदाहरण है ये। ठीक है, उत्तक संवर्धन में ध्यान रखना, बीजाणु समासन में चित्र भी याद रखना है, इंपोर्टेंट है। बीजाणु समासन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दो, पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसके बारे में मेन बातें कर लेते हैं। एक बार थोड़ा मैं आपको दूसरी पीडीएफ पे लेके आता हूँ, फिर इस पर आएंगे अपन, है ना। एक बार ध्यान देंगे सभी, एक बार वीडियो को थोड़ा रोकना, हेलो वीडियो रोक।
तो देखो यहाँ पर प्लेन एरिया में जो पुंडरीक भवन का जो चित्र है वो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये चित्र आपको आना चाहिए। हाइड्रा में मुकुलन का सचित्र वर्णन करना। हाइड्रा में नियमित कोशिका विभाजन से शरीर का एक उभार मुकुल बनाता है। ध्यान रखना, ये मुकुल पूर्ण विकसित होकर नया हाइड्रा बनाता है। देखो ये चित्र में बना रखा है, इस तरीके से ध्यान रखना। इसमें ये स्पर्शक है, ये मुकुल है, ये ध्यान रखना, ये नया जीव है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आगे देखो कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो पौधों में अपन बात करें, पौधों में पुष्प एवं जो फल होते हैं वो कम समय में लगते हैं। पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यह विधि केला, संतरा, गुलाब जैसे पौधों को उगाने में उपयोगी है। देखो कायिक प्रवर्धन को लाभ बताने आपको। पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यह विधि केला, संतरा, गुलाब जैसे पौधों को उगाने में क्या है, उपयोगी। कौन सी, कायिक प्रवर्धन वाली। ये बीज उत्पन्न करने की जो पेड़ पौधे हैं वो क्षमता खो चुके हैं, उनको उगाने में सहायक है। इस विधि से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों में से कोई सा भी याद है आपको, यही लिखना है इसमें आंसर, ठीक है। चाहे आपको पूछे कायिक प्रवर्धन के लाभ लिखो, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर आपको एक ही देना ही है। राइजोपस कवक में जन्म कैसे होता है। राइजोपस कवक में विशेष गोल संरचनाएं बीजाणुधानी होती है। याद करके जाना भाई, चैप्टर है ना जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नया राइजोपस जीव बनाते हैं और ये बीजाणु समासंग है। ये बीजाणु समासंग है। अब आगे ध्यान रखना, बीजाणु समासंग का चित्र आपसे पूछ ले तो ये बनाना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्रीय विभाजन किसे कहते हैं और इसका एक महत्व बता दो, ठीक है। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है। ध्यान दो, जीवों की जनन कोशिका में होने वाला विभाजन, ठीक है। क्या बात करी अपन ने, ध्यान देंगे सभी। जीवों की जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्या कहलाता है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहलाता है। जीवों की जनन कोशिका में होने वाला विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन। याद रखना, जीवों की जनन कोशिका में होने वाला विभाजन, जीवों की जनन कोशिका में होने वाला विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्या कहलाता है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहलाता है। जैसे नर एवं मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ठीक है। आगे, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, अब ये बात मैंने बताई थी आपको, याद रखना। चलो उसमें बता दूंगा, वो अगले चैप्टर में मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं प्रत्येक कोशिका में, लेकिन जो शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, उसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। और मनुष्य में लिंग निर्धारण का जो चित्र आरेख है, किरण आरेख, चैप्टर नंबर आनुवंशिकता वाले में, वो आप 100% क्लियर करके जाना, ठीक है। आगे ध्यान दो, आगे बात करें तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी बताओ। जब पुष्प में केवल पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, दोनों में से एक हो, तो उस जननांग को ध्यान रखना, दोनों में से एक ही जननांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण में बात करें तो पपीता और तरबूज, ध्यान रखना, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जरा, ठीक है। पूछ सकता है, वैसे पहले पूछा हुआ भी है इसके बारे में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों हुई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दो, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण बताओ। पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित हो तो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे सरसों है, गुड़हल है, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताओ। इसमें परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, स्वपरागण में उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। और इसमें ध्यान रखना, परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र और पुष्प का ध्यान रखना, ये भाग है ना, ये याद रखना। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है, ये याद रखना। पुंकेसर में ध्यान रखना परागकोश और तंतु है, ठीक है। ये दल है, पंखुड़ी है, बाह्य दल है, ये सब याद रखना है आपको। अंकुरण किसे कहते हैं, याद रखना, बीज में उपस्थित भ्रूण उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का चित्र बनाओ, तो ये चित्र बनाना है आपको, ठीक है। ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है।
यौनारंभ किसे कहते हैं? किशोर अवस्था में जीवों में जननांग परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं और इस अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ। नरजनन तंत्र किसे कहते हैं? शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? ठीक है, तो देखो शुक्राणु उत्पादन करने वाले अंग एवं शुक्राणु को निश्चित संग के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? नरजनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, नरजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। शुक्राणु निर्माण वर्षण में होता है। नरजनन तंत्र के भाग ध्यान रखना है, वर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसल। ये ऑप्शन वाले प्रश्नों में बढ़ सकता है ये वाला प्रश्न। ठीक है, कि निम्न में से नरजनन तंत्र का कौन सा भाग है, कौन सा भाग नहीं है? वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोष में क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों के ताप नाम लिखो। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये भी आपको याद रखना है। लैंगिक जनन एवं अलिंगिक जनन में कोई 4 अंतर पूछ रहे, चाहे अलिंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है, तो आपको ये सारणी वाला बना क्या नहीं अच्छे से। अलिंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो देखो ध्यान देंगे सभी अच्छे से। इधर ध्यान दो, अलैंगिक जनन, इस जनन में एक ही प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक जनन में इसमें 2 प्राणी कम से कम भाग लेते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। ये आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं और ये आनुवंशिक रूप से जनक से विभिन्न अलग होते हैं, विभिन्नता होती है। ये जनन उद्विकास में संबाधक है, ये उद्विकास में सहायक है। ठीक है, ये इनका उदाहरण अमीबा, हाइड्रा है अलैंगिक जनन का, और इनमें पादप और जंतु आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान दो। प्लेसेंटा या अपरा, प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनेंगे। भ्रूण एवं मां के गर्भाशय के मध्य एक विशेष संरचना होती है जो मां से भ्रूण को पोषण प्राप्त प्रदान करती है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? या क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान दो, अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी परत रक्त वाहिकाओं के साथ टूटकर रक्त स्त्राव के रूप में बाहर निकलती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। आ सकता है, देख लेना एक बार। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? नाम लिखो। लैंगिक संपर्क से होने वाले रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं। गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये यौन रोग है। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको पता, शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा, जिससे निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये ध्यान रखना, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, यौन संचारित रोगों से बचाव के लिए ध्यान रखना गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती है। अब ध्यान दो, 1 मिनट, ये तो हो गया आपका मेन थोड़ा। अब इधर ध्यान दो, आपको इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा एक तो नरजनन तंत्र का चित्र आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना पूछ सकता है आपको ये वाला चित्र। ठीक है, और नरजनन तंत्र ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ये पूरा डाटा क्लियर करके जाना। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये मादा जनन तंत्र नरजनन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार दोनों पूछ लिया था, अब की बार थोड़ा ध्यान रखना, मादा जनन तंत्र थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें चित्र और इसके डिटेल्स पूरी याद रखने वाला, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आएगा जरूर कंफर्म क्वेश्चन। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये अपनी बातें हो गई, ये रोग हो गए, और एक मैंने आपको लिखाया था कि मतलब गर्भ निरोधक के लिए क्या क्या युक्तियां अपनानी चाहिए, वो आप वहां से पढ़ लेना जहां से आपको बताया गया थोड़ा बहुत। ठीक है, और कोई ज्यादा खास बात नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये ये प्रश्न आपको बता दिए। अभी इनमें कोई प्रश्न की प्रॉब्लम हो फिर भी तो बता देना। ये जनन तंत्र वाला पार्ट है, इस पार्ट में इतनी सी बात ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना नर जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा एक आपको ये पुष्प, ये इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये मेन बातें हो गई, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सब चीजें रिपीट हो गई। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।